हाँ भाई, सभी को नमस्कार। मैं अशोक चौधरी स्वागत करता हूँ आपका एग्रीएंस क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपने पिछले क्लास में चर्चा की थी चौहान राजवंश की, और चौहान राजवंश के बाद में आज अपन राजस्थान के राजवंशों में एक महत्वपूर्ण राजवंश उठा रहे हैं, आमेर का कच्छावा राजवंश। आमेर का कच्छावा राजवंश। आज अपन आमेर के कच्छावा राजवंश की शुरुआत करेंगे। अभी तक आपने हमारे एग्रीएंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, तथा प्ले स्टोर में जाकर हमारे एग्रीएंस क्लासेज के आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर क्लासें मिलती रहेगी सारे सब्जेक्टों की। क्या नाम मिलता है उसका? राजदेव या रामदेव। राजदेव या रामदेव। देखो भाई, सबसे पहले इसकी चीज़ क्या मिलती है। एक तो 1237 ईस्वी में 1237 ईस्वी में इसने आमेर में कदमी मेलों का निर्माण करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट। आमेर में कदमी महलों का निर्माण करवाया। आमेर में कदमी महलों का निर्माण करवाया, और ये आमेर के सबसे प्राचीन महल है। ये आमेर के सबसे प्राचीन महल है। आमेर के सबसे प्राचीन महल कौन से हो जाएंगे? कदमी महल। कदमी महलों का निर्माण कब करवाया गया? 1237 ईस्वी में। किसके द्वारा? रामदेव या राजदेव के द्वारा। और इन्हीं कदमी महलों में आमेर के शासकों का राज्य अभिषेक होता था भाई। तो आमेर के शासकों का राज्याभिषेक कहाँ होता था? आमेर के कदमी महलों में बनी छतरी के नीचे। आ गई बात समझ में? आमेर के कदमी महलों में बनी छतरी में आमेर के शासकों का क्या होता था? राज्याभिषेक। और राज्याभिषेक किसके द्वारा किया जाता था? तो ध्यान रखना, मीणाओं द्वारा राज तिलक किया जाता था। मीणाओं द्वारा राज तिलक किया जाता था। इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं भाई, आमेर के शासकों का राज तिलक कौन करते थे? मीणा। वो लोग कौन करते थे? मीणा। आमेर के शासकों का राज्याभिषेक कहाँ पर होता था? आमेर में बने कदमी महलों की छतरी के नीचे। किसके द्वारा? मीणाओं द्वारा। और इन कदमी महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राजदेव या रामदेव के द्वारा। कब करवाया गया है? 1237 ईस्वी के आसपास। तो रामदेव या राजदेव की क्या बात याद रखनी है आपको? आमेर में कदमी महलों का निर्माण करवाया, जहाँ पर आमेर के शासकों का राज तिलक होता था, और इनका जो राज तिलक है वो मीणाओं द्वारा किया जाता था। इस रामदेव या राजदेव के बाद में जो शासक बनता उसका नाम है पृथ्वीराज कच्छावा। पृथ्वीराज कच्छावा। देखो, पृथ्वीराज कच्छावा से 4 महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आते हैं। नंबर 1 पर देखो, सबसे पहले तो 1527 ईस्वी में 1527 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, महत्वपूर्ण युद्ध, जिसको क्या कहा जाता है? खानवा का युद्ध। 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध में भाग लिया। क्योंकि महाराणा सांगा ने पांति परवन पद्धति का प्रयोग किया था, और पांति परवन पद्धति का मतलब था कि महाराणा प्रताप ने समस्त राजपूत शासकों को अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया था। तो इस टाइम आमेर की ओर से कौन गया था? पृथ्वीराज कच्छावा गया था 1527 के खानवा युद्ध में।
दूसरी इसकी जो महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसने बीकानेर के जब मैंने लूणकर पढ़ाया तभी भी बताया था आपको, बीकानेर के लूणकरण की पुत्री लूणकरण की पुत्री बालाबाई से विवाह किया। तो बीकानेर के लूणकरण की पुत्री बालाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? आमेर के पृथ्वीराज कच्छावा के साथ। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी। तीसरी बात देखो, इसके काल में क्या हुआ था? कर्षणदास पयहारी। कर्षणदास पयहारी, इनका नाम कर्षणदास पयहारी इसलिए पड़ा था, ये कुछ खाते नहीं थे, केवल दूध पे जीवित रहते थे, केवल पीते ही थे, इसलिए पयहारी मतलब कि केवल पीते ही थे। ये कर्षणदास पयहारी पृथ्वीराज कच्छावा के काल में कहाँ आए थे? आमेर आए थे। और इन्होंने गलताजी जयपुर में, कर्षणदास पयहारी ने गलताजी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है भैया, जिसे मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। कर्षणदास पयहारी ने गलताजी जयपुर में रामानंदी या रामानुज संप्रदाय की स्थापना की। रामानंदी या रामानुज संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर की गई है? जयपुर में। आ गई बात समझ में? किसके काल में? पृथ्वीराज कच्छावा के काल में। संस्थापक कौन हो जाएगा इनका? कर्षणदास पयहारी। आ गई बात समझ में? नंबर 4 जो चौथी बात इनकी निकल कर आती है, इंपॉर्टेंट देखना, 12 कोटड़ी व्यवस्था। बारह कोटड़ी व्यवस्था ये क्या थी भाई? देखो, मैंने जब राव जोधा पढ़ाया था तब आपको बताया था 9 कुंटी मारवाड़, मतलब कि राव जोधा ने अपने साम्राज्य को जोधपुर सहित 9 भागों में विभाजित कर दिया था। इसी प्रकार पृथ्वीराज कच्छावा ने कौन सी व्यवस्था की थी? 12 कोटड़ी व्यवस्था, मतलब कि अपने साम्राज्य को 12 भागों में विभाजित किया। बारह भागों में बांटकर अपने पुत्रों को सौंप दिया। अपने पुत्रों को सौंप दिया। ये व्यवस्था है जो आमेर में सामंत व्यवस्था का आधार बनी। सामंत व्यवस्था का आधार बनी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 12 कोटड़ी व्यवस्था क्या है? मतलब कि आमेर के पृथ्वीराज कच्छावा ने अपने साम्राज्य को 12 भागों में बांटकर अपने पुत्रों को सौंप दिया था, और ये आमेर में सामंत व्यवस्था का आधार बनी थी। मतलब कि आमेर में सामंत व्यवस्था की शुरुआत किसके काल में हो गई थी? पृथ्वीराज कच्छावा के काल में हो गई थी। चारों ही बातें पृथ्वीराज कच्छावा की इंपॉर्टेंट है। देखो, पृथ्वीराज कच्छावा, रामदेव या राजदेव के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम क्या है? पृथ्वीराज कच्छावा। छोटे मोटे बीच में शासक आते हैं, उनका कोई मतलब भी नहीं, ना इतिहास में कहीं उल्लेख मिलता है। पहली चीज़ देखो, 1527 के खानवा युद्ध में भाग लेने वाला आमेर का शासक कौन? पृथ्वीराज कच्छावा। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये पूछा हुआ प्रश्न है, बीकानेर की लूणकरण की पुत्री बालाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? आमेर के पृथ्वीराज कच्छावा के साथ। तीसरी चीज़ देखो, कर्षणदास पयहारी। जब हम संत संप्रदाय पढ़ते हैं कला एवं संस्कृति में, वहाँ पर भी इन पृथ्वीराज कच्छावा की चर्चा होती है, क्योंकि इनके काल में कर्षणदास पयहारी ने
गलता जी, कहाँ पर है ये गलता जी? ये जयपुर में है। गलता जी जयपुर में। रामानंदी, यदि रामानंदी ऑप्शन में नहीं हो तो रामानुज, क्योंकि ये रामानुज संप्रदाय उत्तर भारत में रामानंदी नाम से जाना जाता है। तो रामानंदी या रामानुज संप्रदाय की स्थापना की थी किसके काल में? पृथ्वीराज कच्छावा के काल में। नंबर 4 जो इसका पॉइंट निकल कर आता है, 12 कोठड़ी व्यवस्था का संबंध किससे है? पृथ्वीराज कच्छावा से। 12 कोठड़ी व्यवस्था क्या है भाई? तो पृथ्वीराज कच्छावा ने अपने साम्राज्य को 12 भागों में बांटकर अपने पुत्रों को सौंप दिया था, जो आमेर में सामंत व्यवस्था का आधार बनी थी। मतलब कि आमेर में सामंत व्यवस्था का प्रारंभ किसके काल में माना जाएगा? पृथ्वीराज कच्छावा के काल में। पृथ्वीराज कच्छावा के बाद में उथल पुथल होती है आमेर के इतिहास की। क्यों होती है कि पृथ्वीराज कच्छावा के देखो 4 पुत्र थे।